आप देख रहे हैं अपना अखंड भारत चैनल। इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी दर्शक जन का स्वागत है। सभी मित्रों को नमस्कार। कला एवं संस्कृति में बताया गया भारत में शिक्षा, एजुकेशन इन इंडिया, भारत में शिक्षा। स्मरण है क्या आपको जो बताया गया था? अब यहाँ पे शॉर्ट में बताया जाएगा। एक मेन पॉइंट जो प्रश्न से जुड़ा रहेगा और पूरा जो यहाँ पे बताया जाएगा एजुकेशन यानी भारत में शिक्षा से जुड़ा हुआ मेन पॉइंट रहेगा, जिसमें प्रश्न बनेगा काफी महत्वपूर्ण तथ्य, स्मरणीय तथ्य। ध्यान दीजिए, वैदिक काल में प्रचलित 16 संस्कारों में से 4 संस्कार शिक्षा से संबंधित हैं। कितने? वैदिक काल में प्रचलित 16 संस्कारों में से 4 संस्कार जो थे वह शिक्षा से संबंधित हैं। विद्या आरंभ संस्कार, इसमें है विद्या आरंभ संस्कार। अगला है दूसरा उपनयन संस्कार, उपनयन संस्कार। तीसरा है वेदारंभ संस्कार, वेदारंभ संस्कार। और चौथा है सामवर्तन संस्कार, सामवर्तन संस्कार। अब आगे चलते हैं। अब यहाँ पे अगला पॉइंट इस प्रकार से बताते हैं आपको। गुरुकुल, गुरुकुल शिक्षा का प्रारंभ, यहाँ पे गुरुकुल शिक्षा का आरंभ है उपनयन संस्कार से होता था। और गुरुकुल छोड़ने के समय, गुरुकुल छोड़ने के समय समावर्तन संस्कार होता था। गुरुकुल शिक्षा का आरंभ है उपनयन संस्कार से होता था और गुरुकुल छोड़ने के समय यानी जब शिक्षा पूरा हो जाता था, जब गुरुकुल छोड़ते थे विद्यार्थी छात्र, गुरुकुल छोड़ते समय समावर्तन संस्कार होता था। आगे, वैदिक काल में सह शिक्षा का अस्तित्व था। पॉइंट, बौद्ध शिक्षा, बौद्ध शिक्षा प्रणाली मुख्य रूप से भगवान बुद्ध की शिक्षा प्रणाली पर आधारित थी, जिसके उद्देश्य थे निर्वाण प्राप्ति, निर्वाण प्राप्ति, ज्ञान प्राप्ति, चरित्र निर्माण, सभ्यता संस्कृति का विकास आदि शामिल रहा। पॉइंट, बौद्ध शिक्षा के प्रमुख केंद्र थे। क्या थे? प्रमुख केंद्र थे, बौद्ध शिक्षा के प्रमुख केंद्र थे। तो यहाँ पर मठ एवं विहार, विहार यानी राज्य नहीं, ये जो निवास का एक स्थान होता है जहाँ पे ज्ञान दिया जाता है और निवास किया जाता है, वहाँ पर विहार का शब्द प्रयोग किया गया है उस समय में। यहाँ पर बौद्ध शिक्षा के प्रमुख केंद्र थे, यहाँ पर मठ एवं विहार। आगे बात करें तो भारत का पहला विश्वविद्यालय तक्षशिला बौद्ध शिक्षा केंद्र के रूप में विख्यात था। भारत का पहला विश्वविद्यालय तक्षशिला बौद्ध शिक्षा केंद्र के रूप में विख्यात था। वहीं आगे बात करें तो बौद्ध धर्म में भी शिक्षा से संबंधित संस्कार प्रचलित हैं। इसमें प्रवज्जा संस्कार है, प्रवज्जा संस्कार 5 से 7 वर्ष के बालकों, 5 से 7 वर्ष के बालकों का किया जाता था, जिसके पश्चात बालक की आगे की शिक्षा प्रारंभ होती थी प्रवज्जा संस्कार के बाद। आगे चलिए, आगे बताया गया है बौद्ध शिक्षा पद्धति में उपसंपदा संस्कार उन शिक्षार्थियों का किया जाता था जिनका उद्देश्य बौद्ध भिक्षुक या भिक्षुणी बनना होता था। उन्हीं का किया जाता था कौन सा संस्कार? उपसंपदा संस्कार। अब आगे बात करें तो वैदिक एवं बौद्ध के मध्य जो शिक्षा है, यहाँ पर वैदिक एवं पॉइंट, वैदिक एवं बौद्ध शिक्षा पद्धति के साथ ही मुस्लिम शिक्षा पद्धति में भी शिक्षा संस्कारों का प्रचलन था। शिक्षा आरंभ करने से पूर्व बच्चों को बिस्मिल्लाह खानी, तो यहाँ पे इस्लाम धर्म जो मुस्लिम धर्म के अंतर्गत यहाँ पे बिस्मिल्लाह खानी की रस्म पूरी करनी होती थी। इस्लाम मुस्लिम संस्कार के अंतर्गत आता है ये। अब यहाँ पे बात करते हैं आगे मुस्लिम शिक्षण संस्थानों में अध्ययन करने वाले छात्रों को सारगिद, तो यहाँ पे सारगिद तथा शिक्षा देने वाले
शिक्षकों को उस्ताद कहा जाता था। जो यहाँ पे जो छात्र को जो है मुस्लिम धर्म में जो मुस्लिम शिक्षा के अंतर्गत कहा जाता था शागिर्द कहा जाता था। क्या कहा था छात्र को, क्या कहा जाता है यहाँ पे, शागिर्द। और जो शिक्षक होता है उसे कहा जाता है उस्ताद। तो यहाँ पर फिर से बता देते हैं आपको, मुस्लिम शिक्षण संस्थानों में अध्ययन करने वाले छात्रों को शागिर्द तथा शिक्षा देने वाले शिक्षकों को उस्ताद कहा जाता था। आगे चलिए, अब यहाँ पर अगला पॉइंट इस प्रकार से वर्णन करते हैं। मध्यकाल में मुस्लिम शिक्षा केंद्रों के रूप में आगरा, रामपुर, दिल्ली, कन्नौज के मदरसे प्रसिद्ध थे। मध्यकाल में मुस्लिम शिक्षा के अंतर्गत यह केंद्र प्रसिद्ध रहे। अब आगे, सल्तनत काल में उच्च शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से रजिया सुल्तान ने मुइजिया मदरसा की स्थापना की थी। किसने? तो यहाँ पे रजिया सुल्तान ने। आगे बात करते हैं तो सल्तनत काल में जिया मुहम्मद नामक विद्वान द्वारा चिकित्सा शास्त्र से संबद्ध पुस्तक मजमुआ ए जी इसका नाम है, जो पुस्तक है मजमुआ ए जी लिखी गई। इस पुस्तक में भारत अरब की चिकित्सा प्रणाली के संबंध में चर्चा की गई है। अगला पॉइंट इस प्रकार से वर्णन करते हैं। इस काल में चिकित्सा विज्ञान से संबंधित एक और पुस्तक तिब्ब-ए-सिकंदरी की रचना मियां भुआ के द्वारा की गई। इस पुस्तक में आंतरिक चिकित्सा प्रणाली की चर्चा की गई है। तो यहाँ पे मुस्लिम शिक्षा के अंतर्गत, मध्यकाल के अंतर्गत बताया गया यह पॉइंट। अब यहाँ पे आगे, मुगल काल में प्रारंभिक शिक्षा के लिए मकतब की व्यवस्था थी। किस चीज की? मकतब की व्यवस्था थी। मुगल शासक बाबर के शासनकाल में स्कूलों एवं कॉलेजों की स्थापना को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सुहरत-ए-आम नामक विभाग की स्थापना की गई थी। और वहीं आगे बात करते हैं हुमायूं ने दिल्ली के पुराने किले में शेर मंडल नामक पुस्तकालय की स्थापना की थी। हुमायूं ने दिल्ली के पुराने किले में शेर मंडल नामक पुस्तकालय की स्थापना की थी। आगे अकबर की बात करें तो अकबर की धाये मां माहम अनगा ने दिल्ली में खैरुल मंजिल नामक मदरसे की स्थापना की थी। यहाँ पे जो अकबर की माँ है उन्होंने, यहाँ पर फिर से रिपीट करते हैं, बार बता दें आपको, अकबर की धाये माँ, इनका नाम है माहम अनगा ने दिल्ली में खैरुल मंजिल नामक मदरसे की स्थापना की थी। अब आगे अकबर की शासनकाल के अंतर्गत इस प्रकार वर्णन है। अकबर के शासनकाल में फतेहपुर सीकरी मुस्लिम शिक्षा के प्रसिद्ध केंद्र के रूप में विख्यात था। अकबर के शासनकाल में फतेहपुर सीकरी मुस्लिम शिक्षा के प्रसिद्ध केंद्र के रूप में विख्यात था। तो यहाँ पे अकबर के शासनकाल में जो फतेहपुर सीकरी है। आगे शेर यहाँ पे शाहजहां। आगे शाहजहां की बात करते हैं तो पॉइंट, शाहजहां ने उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से दिल्ली में एक कॉलेज का निर्माण करवाया तथा दारुल अल बार्क नामक कॉलेज की मरम्मत करवाई शाहजहां ने। आगे 19वीं सदी पॉइंट, 19वीं सदी के पूर्वार्ध में स्त्री शिक्षा के ऊपर
ईसाई मिशनरियों का एकाधिकार था 19वीं सदी के। आगे 1791 ईस्वी, यहाँ पे 1791 में जोनार्थन डक्कन द्वारा बनारस में संस्कृत कॉलेज की स्थापना की गई। बनारस में तब तो यहाँ पे 1791 1791 ईस्वी में। पॉइंट 1800 में कंपनी के कर्मचारियों को उच्च शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई। 1800 ईस्वी, तो यहाँ पे 1800 में कंपनी के कर्मचारियों को उच्च शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई। यहाँ पे पूछ लिया जाए फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई, तो यहाँ पे 1800 ईस्वी में। आगे बात करेंगे, यहाँ पे आगे चलते हैं 1854 ईस्वी, 1854 1854 में आए उड घोषणा पत्र में स्त्री शिक्षा एवं मुसलमानों की शिक्षा के संबंध में चिंता व्यक्त की गई थी। पॉइंट उड घोषणा पत्र के सुझावों पर अमल करते हुए 1857 में कलकत्ता और मद्रास एवं बंबई विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, यहाँ पे बताते हैं। उड घोषणा पत्र के सुझावों पर अमल करते हुए 1857 में कलकत्ता, मद्रास एवं बंबई विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई 1857 में उड घोषणा पत्र के तहत। अब आगे पॉइंट 1882 में गठित हंटर आयोग ने प्राथमिक शिक्षा के विकास पर जोर देने की वकालत की थी तथा इसे स्थानीय निकायों को सौंपने की बात कही थी। हंटर आयोग के अंतर्गत आगे पॉइंट इस प्रकार से वर्णन मिलता है। पॉइंट स्वदेशी आंदोलन के दौरान 1907 ईस्वी में बड़ौदा के नरेश शिवाजी राव गायकवाड़ ने अपने राज्य में 7 से 12 वर्ष की आयु वर्ग वाले बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य कर दी थी। आगे वर्णन इस प्रकार से किया जाता है, ध्यान दीजिए। सैंडलर आयोग ने विश्वविद्यालयीय शिक्षा में सुधार हेतु सुझाव देने के साथ ही महिलाओं की शिक्षा के विकास की आवश्यकता पर भी जोर दिया। पॉइंट 1929 ईस्वी में स्थापित हार्टोग समिति ने हाई स्कूल के पाठ्यक्रम में औद्योगिक एवं वाणिज्यिक विषयों को शामिल करने की सिफारिश की 1829 ईस्वी में। अब यहाँ पर आगे वर्णन इस प्रकार है। पॉइंट शिक्षा की वर्धा योजना में 7 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की बात की गई तथा शिक्षा के माध्यम के रूप में मातृभाषा को अपनाने की बात कही गई शिक्षा की वर्धा योजना के तहत। आगे वर्णन पॉइंट शिक्षा में तो यहाँ पे शिक्षा से संबंधित सारचट योजना में 6 से 11 वर्ष तक के सभी बालक बालिकाओं को व्यापक निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने का सुझाव दिया गया। यह शिक्षा सारचट योजना के तहत। आगे पॉइंट वर्णन इस प्रकार है। राधाकृष्णन आयोग की सिफारिश पर 1953 में यूजीसी की नींव रखी गई तथा 1956 ईस्वी में संसद द्वारा पारित
एक विधेयक के द्वारा यह सरकार के नियंत्रण में आ गया। तो यह रहा राधाकृष्णन आयोग की सिफारिश के अंतर्गत कुछ बातें। अब यहाँ भी बताया जा रहा है केंद्रीय शिक्षा सलाहकार के तहत इस प्रकार वर्णन करते हैं। केंद्रीय शिक्षा, तो पॉइंट है केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की अनुशंसा पर भारत सरकार द्वारा 1952 से 1953 यानी 1952 से 1953 ईस्वी में मुदालियर आयोग का गठन किया गया था, जिसका उद्देश्य माध्यमिक शिक्षा में सुधार हेतु उपाय सुझाना था। स्टॉप। आगे वर्णन इस प्रकार से किया जा रहा है। पॉइंट, स्कूली शिक्षा प्रणाली को नई दिशा प्रदान करने के उद्देश्य से 14 जुलाई 1964 को कोठारी आयोग का गठन किया गया था। स्कूली शिक्षा प्रणाली को नई दिशा प्रदान करने के उद्देश्य से 14 जुलाई 1964 को कोठारी आयोग का गठन किया गया था। कोठारी आयोग ने शिक्षा के सभी पहलुओं का विस्तृत अध्ययन किया तथा इसमें अंतर्निहित कमियों की ओर लोगों का ध्यान खींचा। कोठारी आयोग के तहत अब यहाँ पे अगला वर्णन इस प्रकार से बताया जा रहा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 का मुख्य उद्देश्य देश के विकास के प्रति समर्पित चरित्रवान एवं कार्यकुशल नवयुवकों को तैयार करना था। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 के तहत अब यहाँ पे अगली नीति जो है 1986 की बात करें तो पॉइंट सन 1986 में आई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का उद्देश्य 21वीं सदी की आवश्यकताओं के अनुरूप विद्यार्थियों में आवश्यक कौशल एवं योग्यताओं का विकास करना था। यह नीति 1986 के तहत आई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत बताया गया। अब यहाँ पे बताते हैं जो वर्तमान में नई शिक्षा नीति लाई गई 2020 के बारे में। इसका वर्णन इस प्रकार किया जा रहा है, ध्यान दीजिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में सीखने की नींव के रूप में प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा ECCE इसकी व्यवस्था की गई है। यहाँ पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में सीखने की नींव के रूप में प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा की व्यवस्था की गई है, ECCE। स्टॉप। यहाँ पर कई पॉइंट आपको बताया गया। जो मेन पॉइंट रहा है एजुकेशन इन इंडिया, यहाँ पर भारत में शिक्षा के बारे में बताया गया। यहीं से सारा पॉइंट जुड़ा हुआ था। महत्वपूर्ण तथ्य, स्मरणीय तथ्य आपके सामने प्रस्तुत किया गया। मिलेंगे अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, अपने मित्र को इजाजत दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।